はい、少々お待ちください。とアンキットさん、はあ、はい。い、お荷物です。はい。こちらで。はい。はい、どうも。ありがとうございます。ありがとうございます。गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिए। भी बहुत अच्छी खासी धूप निकली है मेरे घर के बाहर। रिसेंटली जापान में विंटर आ गया है, ऑटम स्टार्ट हो गया है, तो धूप का तो नाम ही नहीं आता है यहाँ पे। बीच बीच में निकल जाती है और जब भी धूप ऐसे आती है तो मैं बाहर आ जाता हूँ और जो मेरी कॉफ़ी है उसका मज़ा लेता हूँ धूप में। से तो अभी बजे है आफ्टरनून के 12:30। मेरे ऑफिस का लंच टाइम अभी हुआ है और 1 बजे से फिर से मेरा ऑफिस का काम चालू होने वाला है। और आज दोस्तों हम ओवर टाइम नहीं कर सकते। जापान में जिस दिन भी सैलरी होती है और जिस दिन बोनस मिलता है उस दिन आप ओवर टाइम नहीं कर सकते हो। तो उस दिन आपको 9 से 5:30 यही टाइम में आपको आपका काम ख़त्म करना होता है। तो आज हमारा बोनस हुआ है और जापान में बोनस काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। तो कल हमने ऑर्डर किया था हमारा आईपैड और आज वो डिलीवर भी हो गया है। सुबह सुबह डिलीवर होगा 9 से 12। गोज एंड चू बोलते हैं यहाँ पे, यानी 9 से 12। तो 12 बजने ही वाले थे और मैं बोला यार अभी तक ये डिलीवर क्यों नहीं हो रहा है। तो 12 बजने को 8 मिनट बाकी थे और तब डिलीवरी वाला आदमी आया और उसने बेल बजे। मतलब वाह, यानी 8, यानी जापान में होता है कि अगर मॉर्निंग टाइम में अगर दिया है उन्होंने तो बराबर उसी टाइम में वो डिलीवरी होगी, उससे 1 मिनट भी ज़्यादा वो डिले करते नहीं है। तो अभी यहाँ पे धूप में थोड़ा कॉफ़ी ख़त्म करते हैं, धूप विटामिन डी खाते हैं और उसके बाद में अनबॉक्सिंग करते हैं हमारे आईपैड की। इस तरीके से हमारा जो आईपैड है वो इस बॉक्स के अंदर डिलीवर हुआ है यहाँ के एप्पल स्टोर से। जाना था एप्पल स्टोर में क्योंकि बड़ा पास में ही है, शिंजुकू और शिबुया में। यहाँ पे 2 सबसे बड़े एप्पल स्टोर है। बॉक्स से हमने निकाल लिया है हमारा आईपैड और साथ ही में हमने ऑर्डर किया था पेंसिल। तो ये जो वाली पेंसिल है ये नई वाली पेंसिल है जो कि कुछ मंथ पहले ही लॉन्च हुई है। इसके पहले एप्पल के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैंने अनपैक किए थे, बट हर बार ना इसको बॉक्स को खोलने का मज़ा ही अलग आता है। ये जो आवाज़ है ना बड़ी सही आती है। वाओ, कितना सही लग रहा है ये। के ऊपर भी कवर है, इसको भी निकालते हैं बाहर। वाओ, इसकी आवाज़ जो आती है ना निकालने की, गजब। ये है आईपैड 10th जनरेशन और इसका जो कलर है वो मैंने येलो ऑर्डर किया है क्योंकि ये जो डिज़ाइन और ये जो कलर है ना बड़ा यूनिक सा है, बड़ा प्यारा सा है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। 10.9 इंच का है। इसका जो स्टोरेज है वो है 256 गीगाबाइट और इसका जो प्राइस है वो INR में तो मुझे पता नहीं कितना है, बट यहाँ पे मैंने 1 लाख येन में इसको खरीदा है। साथ ही में इन्होंने कुछ मैनुअल वगैरह दिया है जो कि मैं कभी देखता हूँ नहीं, बट हाँ इसके अंदर एक चीज़ जो है वो मुझे बड़ी पसंद है, वो है ये वाली एप्पल के जो स्टिकर है। और दोस्तों ये मेरे पास इतने सारे जमा हो गए ना, आई थिंक 15-20 के ऊपर मेरे पास ये एप्पल के स्टिकर अभी जमा हो चुके हैं। और साथ में इन्होंने ये पावर केबल और चार्जर दिया है, ये भी मेरे पास बहुत सारे पड़े, तो इसको तो हम यूज़ करने वाले हैं नहीं। जब पुराने ख़राब हो जाएंगे तब इसको निकालेंगे बाहर। और अभी अनपैक करते हैं ये वाली पेंसिल। तो दोस्तों ये वाली है USB-C एप्पल पेंसिल। तो आपको पता होगा कि एप्पल के 2 टाइप के पेंसिल है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। तो जो फर्स्ट जनरेशन की पेंसिल है वो बड़ी ही बकवास पेंसिल, मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उसको चार्जिंग करने में बड़ी दिक्कत जाती है। और जो सेकंड जनरेशन वाली पेंसिल है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। तो एप्पल वालों ने क्या किया ना, रिसेंटली कुछ मंथ पहले ये वाली पेंसिल उन्होंने लॉन्च की है मिड में। और ये जो पेंसिल है वो एप्पल के जो एयरपैड है 10th जनरेशन में उसको ये यूज़ होती है। तो ये जो पेंसिल है इस तरीके से दिखती है और बड़ी ही सही लग रहा है इसको पकड़ने के बाद भी। थोड़ी छोटी है, जो सेकंड जनरेशन वाली पेंसिल है ना उससे थोड़ी छोटी लग रही है, बट हाँ ठीक है। इसकी खासियत दोस्तों ये है ना कि ये जो पेंसिल है वो इसके ऊपर इस तरीके से स्टिक हो जाती है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे। तो आपको इसको अलग से कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो गया, इसको यहाँ पे अटैच कर दो। बट हाँ इसमें एक बात ये है कि जो सेकंड जनरेशन वाली पेंसिल है वो इसको अटैच करने के बाद में ऑटोमेटिकली चार्ज होगी, बट ये चार्ज नहीं होगी, ये बस यहाँ पे स्टिक करने के लिए। बट अगर आपको इसको चार्ज करना है तो आपको इसको
इस तरीके से खोलना पड़ेगा और यहाँ पे इसको आपको चार्ज करना पड़ेगा। बस यही ये इसका ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक नहीं बोल सकते क्योंकि इसका प्राइस कम, इसलिए इन्होंने इसमें इतने फीचर्स ऐड नहीं किए। बट हाँ, आप इसको केबल से चार्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसको करते हैं ऑन। हो गया। अभी इसमें जापानीज में लिख के आएगा आई थिंक, कोन्निचिवा, हेलो। अरे जापानीज में लिख के नहीं आया। आएगा, जापानीज में भी आएगा। आ गया, ये आ गया जापानीज में, कोन्निचिवा। तो दोस्तों अभी हो गई यहाँ पे शाम और आज का जो मेरा ऑफिस का काम है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। और अभी जस्ट हम घर के बाहर ऐसे वॉक करने के लिए निकले क्योंकि बैठ के ना मेरे पैर पूरे जाम हो गए घर में। तो मैं सोचा कि थोड़ा स्टोर में भी जाना है, मुझे कुछ सामान वगैरह भी ख़रीदना है और थोड़ा वॉकिंग भी हो जाएगा हमारा। घर के बाहर ना इस तरीके से एक पोस्टर लगा होता है इस आदमी का, 2 आँखें, खूंखार आँखें, और ये लगाया गया है नोगाता पुलिस स्टेशन की तरफ से। तो अगर यहाँ पे कहीं क्राइम हो रहा है तो आप 110 पे फ़ोन लगा सकते हो। तो ये आपको जितने भी घर यहाँ पे दिख रहे हैं ना, आपको सबके घर के बाहर लगा हुआ है। ये देखो यहाँ भी लगा हुआ है सेम पोस्टर। इस टाइप की जो गाड़ी है ना, ये बड़ी ही यहाँ पर चलती है। मुझे जेरी का एक क्वेश्चन आया है, उन्होंने पूछा है कि अब वो मेरे सारे वीडियोस देखते तो उनको पता है कि सारे वीडियोस में यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट दिखता है, सब कुछ अच्छा दिखता है। तो उन्होंने ये पूछा है कि जापान में सब कुछ अगर इतना अच्छा है तो यहाँ के डिसएडवांटेजेस क्या है। अब हर देश के दोस्तों डिसएडवांटेजेस होते ही है वहाँ पे जब आप रहते हो। अब मुझे 8 साल हो गए यहाँ पे रह के, तो ऑफकोर्स यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छी बातें हैं, बट कुछ बातें ऐसी है जो कि मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं लगती, या फिर पर्सनली मैं बोल सकता हूँ कि वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो वो मैं आज आपको, जो मेरे लिए पर्सनल है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप जापान में आ रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ी खटकेंगी यहाँ पर आने के बाद में। जो पहली चीज़ है दोस्तों वो है यहाँ का हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। आपको पता ही होगा कि जापान सबसे महंगी कंट्री है और ऊपर से टोक्यो यहाँ पे सबसे महंगी सिटी। अगर आप टोक्यो में रह रहे हो ना, यहाँ पे आपको सब कुछ महंगा मिलेगा। यहाँ पे घर का रेंट हो गया, खाने का लंच डिनर हो गया, आपके ग्रॉसरीज़ हो गए। अगर आप इंडियन हो और आपको इंडियन ग्रॉसरीज़ यहाँ पे खरीदना है वो भी आपको यहाँ पे बहुत महंगी मिलेगी। और बाकी सब चीज़ें आप देखोगे ना, एज़ कम्पेयर टू इंडिया यहाँ पे महंगी ही है। तो यहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ें के लिए आपको पैसे पे करना पड़ता है, वो भी ज़्यादा। अब आपको अगर यहाँ पर कटिंग करने जाना है तो वो भी आपको 4-5 हज़ार येन आपको कटिंग के देने पड़ेंगे। और हर सर्विस के यहाँ पे, जो कि इंडिया में हमारे सस्ते से सस्ते में हो जाती है, उसके यहाँ पर आपको बहुत पैसे पे करने पड़ेंगे। दूसरा डिसएडवांटेज यहाँ पर है वो है लैंग्वेज बैरियर का। हाँ दोस्तों, जापान में सिर्फ़ और सिर्फ जापानीज़ ही बोलते हैं। अगर आप किसी और यूरोपियन कंट्री में चले जाओ, जैसे आप स्पेन में चले जाओ, वहाँ पे स्पेनिश तो बोलते ही है मेन, बट साथ ही में इंग्लिश भी बोलते हैं वहाँ पर। बट यहाँ पे वैसा फंडा नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, बैंक में चले जाओ, सुपरमार्केट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको यहाँ पे इंग्लिश में कोई भी बंदा बंदी कोई बात करते हुए यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। ओनली एंड ओनली जापानीज़। और अच्छी बात ये है कि आप लोग सब अभी जापानीज़ सीख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ पर आने के बाद में, क्योंकि जापानीज़ एक बार आपकी अच्छी हो गई और आपने अगर एटलीस्ट N5 N4 लेवल भी आपने क्लियर कर ली है, बेसिक अगर आपको आती है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल सर्वाइव कर सकते हो। ये दोस्तों यहाँ का फर्नीचर शॉप, यहाँ पे चेयर और साथ में काफ़ी कुछ आपको काफ़ी सस्ते रेट में यहाँ पर मिल जाएगा। एक्चुअली ये सेकंड हैंड शॉप मुझे लग रही है और यहाँ पे जो भी चीज़ें सारी रिसाइकल होके आई है बिकने के लिए बहुत सस्ती है। जैसे यहाँ पर ये आयरन लगी हुई है, ये है 1800 येन की। यहाँ पर ये कुछ खरीदने के लिए आए हैं। तीसरा जो डिसएडवांटेज है दोस्तों यहाँ पे जापान में आने का वो है लॉन्ग वर्किंग आवर। चलो आपने जापानीज़ सीख लिया और आपको यहाँ पर जॉब भी मिल गया, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ का जो वर्किंग कल्चर है वो थोड़ा अलग है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़ और इंडियन कंट्रीज़ के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जो वर्किंग कल्चर है ना वो ऐसा है कि, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई जापानीज़ ऑफिस में काम करोगे तो वहाँ पर होता है कि जब तक आपका मैनेजर घर नहीं चले जाता तब तक आप घर नहीं जा सकते। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आपका मैनेजर भी काम कर रहा है
10 बजे तक, तो आप उसके पहले नहीं निकलोगे। अगर आप उसके पहले निकल रहे हो तो उसको रूड माना जाता है। तो ये यहाँ का कल्चर है। और दूसरी बात ऐसी है कि जापान में लोग ना ओवर टाइम बहुत करते हैं। यहाँ पे कल्चर ही है। अगर समझ लो आपका ऑफिस का टाइम है 9 से 5, तो लोग यहाँ पे 6, 7, 8, 10 रात के 12 बजे तक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पे करते हैं ओवरली। यहाँ पे जो ऑफिस होते हैं वो आपको ओवरली पैसे पे करते हैं, इसलिए। और यहाँ पे ऊपर से महंगा भी है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा काम करते हैं पैसे कमाने के लिए। तो यहाँ पर ये पुलिस की पेट्रोलिंग साइकिलें रखी हुई है, क्योंकि अभी हम पुलिस स्टेशन क्रॉस किया है हमने, और मेरे पीछे ही पुलिस स्टेशन है। इंडिया में तो हमारे जो सिलाई की, चप्पल सीने की या बैग सीने की दुकानें आप रोड पे देख लेते हो कि रोड पे वो बैठे रहते हो और आप वहाँ पे जाके आपकी चप्पलें सिलवाते हो। बट जापान में वैसी दुकानें नहीं होती है। जापान में एडवांस दुकानें होती है इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हो ये वाली शॉप है। यहाँ पर चप्पल सीने की, चप्पल और जूते अगर आपके फट गए हैं, आपकी बैग फट गई, आपको अगर पॉलिश वगैरह करवाना है तो आप इस तरीके से इस शॉप में आके आप करवा सकते हो। वहाँ पे अंकल अभी शायद कुछ पॉलिश कर रहे हैं, और इस तरीके से ये शॉप है। और इसका अगर प्राइस आप देखो ना तो वो एक्चुअली काफ़ी महंगा है। अगर हम इंडिया में कोई चप्पल वगैरह सिलवाते तो आई थिंक 10-20 रुपये में हम सिलवा लेते, बट यहाँ पे एक्चुअली आपको 500-1000 येन आपको सिर्फ पॉलिश करने के देने पड़ेंगे। अगर आपको सिलवाना है तो आई थिंक उससे डिपेंड करेगा कि आपके जूते कौन से हैं और उसको किस तरीके से सिलवाना है। तो मे भी 2000 से लेके 5000 तक आपको सिर्फ जूते सिलवाने के भी देने पड़ सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ का ऑफिस घर अगर आपको लेना है, एजेंट का ऑफिस है, तो बाहर इन्होंने लगा के रखे इस तरीके से पोस्टर ऐड करने के लिए। और ये सारे घर यहाँ पे इस एरिया में अवेलेबल है रेंट के लिए। तो अगर आपको मैं ये घर बता दूँ, ये है 1 LDK यानी आप बोल सकते हो 1 बेडरूम। और इसका अगर रेंट देखो तो है 85,000 आपको पे करना पड़ेगा। और ये इन्होंने पिक्चर्स वगैरह भी दिया है और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, साइज़ वगैरह कितना है, और ये उसका मैप है, और स्टेशन से कितना दूर है, कितना पुराना घर है, सब कुछ इस तरीके से एक पिक्चर पे दिया रहता है। तो अगर आप जापान में आ रहे हो और आपको घर अगर रेंट करना है तो आप इस तरीके से इस ऑफ़िस में आ सकते हो। ऐसे ऑफिस आपको जगह जगह पे स्टेशन के आसपास मिल जाएंगे। यहाँ पर आप आओ, आपको कैसा घर चाहिए, साइज़ बता दो, स्टेशन का नाम बता दो, कितना बड़ा चाहिए वो बता दो, वो आपको जापान में कहीं पर भी आपको घर ढूंढ के दे देंगे आपके बजट के अंदर। जापान में अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं कि बाहर ही मेनू लगा के रखते हैं इस तरीके से, और आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बाहर ही मेनू देख लो और आप बाहर से ही ऑर्डर कर सकते हो। इस तरीके से बाहर मशीन होती है, आपको अंदर बैठ के खाना है, बाहर खाना है, वो आप यहाँ पे चूज़ कर लो। और इंग्लिश में भी अच्छी बात है कि इंग्लिश में भी इनका अभी रिसेंटली इन्होंने ऐड किया, क्योंकि फॉरेनर काफ़ी ज़्यादा आ गए ना यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लो और यहाँ पे इस तरीके से मेनू आ जाते हैं, आपको जो भी मेनू चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला, इस पर क्लिक कर दो, इसका प्राइस भी यहाँ पे दिया रहता है, ऐड कर दो, और उसके बाद में आप पैसे कार्ड से यहाँ भी पे कर सकते हो। और QR कोड भी आप, अगर आपके पास पेपल वगैरह है तो आप यहाँ से QR कोड करके आपका जो, या फिर आपका कैश भी है तो आप यहाँ से कैश डाल के आपका टिकट यहाँ से आ जाएगा। और इस तरीके से आप काउंटर के अंदर दे के या फिर डायरेक्टली अंदर जाके आप खा सकते हो। तो मैं आपको भी बताया ना कि यहाँ पे अगर आपको हेयर कट करवाना है तो 5000 मिनिमम देने पड़ते हैं। बट यहाँ पे एक ऐसी शॉप भी है जहाँ पर जो हेयर कट होता है वो बड़े सस्ते में होता है। 1000 येन में सबसे मिनिमम जापान में आप पे करोगे उस हेयर कट के लिए। तो ये है कट फैक्ट्री हेयर कट शॉप, 1000 येन। यहाँ पे आपको अगर कुछ हट के आपके हेयर कट करवाना है आप वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं करवा सकते। नॉर्मल कटिंग जैसे कि बस जाओ उनको बोलो कि मुझे हेयर कट करवाना है, वो उनके हिसाब से आपको कर देंगे। टैक्स मिला के आप यहाँ पर 1200 येन पे करोगे। यहाँ पे जो 4th डिसएडवांटेज है जापान में आने का, रहने का, वो है नेचुरल डिज़ास्टर। अब आपको पता होगा कि जापान में यहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज़ कितनी आती रहती है। अर्थक्वेक हो गया या टाइफून हो गया, यहाँ पे महीने में तो चालू ही रहता है। अर्थक्वेक तो यहाँ पे ऐसे नॉर्मल हो गया। मैं जब जापान में आया था फर्स्ट टाइम, तब पहली बार जब यहाँ पे अर्थक्वेक आया था तब मैं घर के बाहर दौड़ के आ गया था और 2 घंटे तक बाहर ही था, मैं अंदर नहीं गया। बट अभी तो ऐसे कॉमन हो गया। अभी अगर अर्थक्वेक आ रहा है और मैं ऑफिस से काम कर रहा हूँ, घर पे घर हिल रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही चीज़ है कि जापान में अर्थक्वेक वगैरह काफ़ी ज़्यादा आते हैं और कभी कभी तो काफ़ी इंटेंस भी आते हैं। यहाँ पे बहुत से लैंड स्लाइडिंग होती है और लोग की जान भी जाती है, घर भी गिर जाते हैं। बट जापान के जो घर है वो अच्छी बात यह है कि यहाँ के घर अर्थक्वेक प्रूफ है। यहाँ पे आपके घर को कितना भी इंटेंस वाला आने दो,
हाँ एक्स्ट्रा वाला आया तो घर गिरने के चांसेस है, बट नॉर्मल जो आता है अर्थक्वेक तो घर के आपको कुछ होता नहीं, बस हिलता है, वो होता कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे घर ही वैसे बनाते हैं। तो वही अगर आप जापान में आ रहे हो तो सबसे पहले आप ये कंसिडर करना कि यहाँ पे टाइफून, अर्थक्वेक ये यहाँ पे कॉमन है, तो आप वही दिमाग में रख के यहाँ पर आना। और एक यहाँ का डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो घर है ना वो इतने छोटे हैं। अब आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में तो आपको आदत होती है बड़े बड़े घर में रहने की, जो हमारे हॉल होते हैं, बेडरूम होते हैं, बड़े होते हैं, फर्नीचर भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बट जापान में घर इतने छोटे हैं ना कि आप फर्नीचर के आप कुछ भी ले नहीं सकते हो। और काफ़ी लोग तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी लेते नहीं है क्योंकि घर छोटे होते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हो आप, ये है क्लीनिंग शॉप, यहाँ पर आते हैं कपड़े धोने के लिए। आप देख रहे हो यहाँ पे कोई तो भी यहाँ पे अभी कपड़े धोने के लिए डाला है, यहाँ भी कपड़े धुल रहे हैं। और आई थिंक यहाँ भी अभी किसी के कपड़े धुल रहे हैं। अब यही है कि यहाँ पे आप कपड़े धुलवाने भी आ रहे हो तो आपको अलग से पैसे भी पे करने पड़ेंगे, किलो के हिसाब से होते हैं यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। तो वही है कि आप जापान में रहने के लिए आ रहे हो तो आपको ये भी दिमाग में रखना है कि यहाँ के घर बहुत छोटे होते हैं। और दूसरी बात ये कि आप समझ लो आपने घर बड़ा ले भी लिया और आपने फर्नीचर वगैरह ज़्यादा ले भी लिए, तो जब आप यहाँ पे घर छोड़ने जाओगे तो इंडिया में होता है ना कि हम कोई चीज़ें फेंक देते हैं या फिर किसी को दे देते हैं, यहाँ पे वो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको अगर कोई चीज़ें फेंकना भी है ना तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। फिर वो कितनी नई चीज़ रहने दो, कितनी भी महंगी रहने दो, आपको उसके पैसे पे करने पड़ेंगे। मैं जब जापान से स्पेन गया था मेरी ट्रेनिंग के लिए, मेरे पास बहुत सारे फर्नीचर और बहुत सी चीज़ें ऐसी पड़ी थी और मेरा वो घर चेंज करने वाला था। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों मुझे फेंकने के लिए, और अगर मुझे किसी को देना भी है तो यहाँ पे लोगों के घर छोटे हैं। मेरे पास बड़े बड़े सोफ़े थे, बड़े बेड थे, वो तो रखने वाले हैं नहीं, उनके घर पे जगह है नहीं। तो वो दोस्तों मुझे फेंकने के लिए पैसे देने पड़े थे। तो ये बात भी आप ज़रूर याद रखिएगा। जापान में जितने फ़ायदे हैं यहाँ पे रहने के, उतने यहाँ पे नुकसान भी है रहने के। बट दोस्तों मुझे यहाँ पे तो सभी अच्छा लगता है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का वेदर, फूड, सब कुछ यहाँ पे अच्छा है। तो आप जापान में जब आओगे तो ऑफकोर्स हो सकता है कि कुछ दिन आपको, कुछ वीक, कुछ महीने आपको कल्चरल शॉक लग सकता है। यहाँ पे आपको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था, कोई बात नहीं। जब भी आप जापान में आओगे थोड़ा टाइम लो आपका, बट एक बार आपको जापान से प्यार हो गया ना तो आपको कोई भी यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे बुरी नहीं लगेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।